जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे जुगाड़ों की बात करने वाले हैं जो कि 100% वर्किंग है। यानी ग्रामर की ऐसी ट्रिक्स जिनको समझने के बाद अगर आपको टेंस और बाकी ग्रामर नहीं आती तो परेशान होना छोड़िए, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में हर एक बोर्ड के पिछले सबका पेपर्स की मदद से आपके लिए ऐसी वीडियो लाया हूं कि इंग्लिश पेपर में 1 से 5 MCQs और 15 से 19 तक MCQs की ऐसी ट्रिक से हल करेंगे कि आपको मजे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता चलूं कि आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल लाजमी रखें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मजे से भरपूर वीडियो आपको टाइम के साथ मिलते रहे। वीडियो को इसकी लास्ट नुक्कड़ तक लाजमी देखिएगा। चलो फिर हम शुरू करते हैं। अब हम MCQs नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 में इस्तेमाल होने वाले जुगाड़ की बात कर लेते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। अगर जुमले में पहली वर्ब को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये क्या है तो आप कह दें कि ये इनफिनिट है। इसी तरह दूसरी वर्ब के बारे में पूछा जाए तो आप पास्ट फॉर्म को ओके करें। अगर तीसरी फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आप कह दें कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। हाँ, याद रखें कि थर्ड फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी होती है। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ING वर्ब के बारे में पूछ लिया जाए, यानी उसको अंडरलाइन किया गया हो, तो ये जो वर्ब होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। अब हम एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। गो इज अ, अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब गो को अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है इन्फिनेटिव। इसी तरह ही वांटेड टू प्ले, यहाँ पर वांटेड को अंडरलाइन किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है पास्ट फॉर्म। इसी तरह वो पूछता है कि ही हैड वांटेड टू प्ले। अब भी यहाँ पर वांटेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी हैड के बाद ईडी शक्ल वाली फॉर्म हो तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके अलावा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ईडी वाली फॉर्म हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। चलो हम अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब भी यहाँ पर प्लेइंग को अंडरलाइन किया गया है और प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। इसका मतलब ये है कि ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। अब भी यहाँ पर प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर जुमले का पहला लफ्ज ING हो या ING पे जुमला खत्म हो रहा हो तो अंडरलाइन किया गया ING को जेरेंड कहते हैं। जैसा कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, पेंटिंग इज अ गुड फन, शी स्टार्टेड राइटिंग। अब ये सारे अंडरलाइन किए गए वर्ड्स जेरेंड्स हैं। इसी तरह चलो अगली ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। अगर जुमले में टू के साथ किसी भी वर्ब को अंडरलाइन किया गया हो तो ये इनफिनाइट होता है, जैसा कि ही वांट्स टू वर्क। इसी तरह यू एडवाइज टू लीव मी, यहाँ पर टू वर्क और टू लीव एज अ इनफिनाइट इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम एक नए ट्रिक की जानिब बढ़ते हैं। अगर फैमिली, टीम, क्राउड, हर्ड, स्टाफ, पुलिस, आर्मी, क्लास वगैरह जैसे अल्फाज को अंडरलाइन किया गया हो तो ये अल्फाज कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसी के साथ साथ एक और ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। अगर पेन, हैप्पी, वेलर, पेशेंस, करेज, विजडम, फुलिश और डिफिकल्ट जैसे अल्फाज को अंडरलाइन किया गया हो तो ये तमाम अल्फाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अगर जुमले के शुरू में WH से कोई जुमला बनाया गया हो, यानी कोई भी जुमला हु, हुज, वट, हुम वगैरह से शुरू हो तो आखिर पर सवालिया निशान भी होगा और ये जुमले इंटेरोगेटिव जुमले कहलाते हैं। और अगर यही अल्फाज यानी वट, हु, हुज, हुम वगैरह जुमले के दरमियान में हो और अंडरलाइन भी किए गए हो तो ये अल्फाज रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर किसी ऐसे अल्फाज को अंडरलाइन किया गया हो जिसके आखिर में ly हो तो ऐसे अल्फाज को एडवर्ब कहते हैं। अगर ऑन, एट, इन, अंडर वगैरह को अंडरलाइन किया गया हो तो ये अल्फाज प्रपोजिशन होते हैं। अगर जुमले के आखिर में उल्टा आई हो तो ये जुमले एक्सक्लेमेटरी होते हैं
और इस निशान को एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में ER लगा हो और इसको अंडरलाइन किया गया हो तो इसका सही जवाब कंपैरेटिव डिग्री होगा। इसी तरह किसी वर्ड को अंडरलाइन किया गया हो और इस वर्ड के पीछे मोर भी लिखा हो तो ये अल्फाज भी कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं। अगर कोई ऐसा लफ्ज जिसको EST के साथ अंडरलाइन किया गया हो तो इसका सही जवाब सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर किसी वर्ड से पहले मोस्ट लगा हो और इस वर्ड को भी अंडरलाइन किया गया हो तो ये लफ्ज भी सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं। अगर किसी लफ्ज के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा हो तो इसको अंडरलाइन भी किया गया हो तो ये अल्फाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अगर दो अलग-अलग जुमलों को ए, बट, सो या फार वगैरह के साथ जोड़ा जाए तो ये जुमले कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। होटल, ऑनर, ऑनेस्ट और अवर के साथ पूछा जाए कि ए इस्तेमाल होगा या एम तो आप लोगों ने एम का जवाब देना है क्योंकि इन सब में एच साइलेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए ए और एम कौन से आर्टिकल हैं तो आप लोगों ने जवाब देना है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। और अगर दी को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये कौन सा आर्टिकल है तो आप लोगों ने जवाब देना है कि ये डेफिनेट आर्टिकल है। दोस्तों अब हम उन ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 1 से लेकर 5 तक के MCQs को हल करने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला MCQs बस जी लो जी आ गया। हाँ, इट डैश एट प्रेजेंट। दोस्तों जुमले के आखिर में यानी एंड पर अगर प्रेजेंट, टुडे और नाउ हो तो नीचे दिए गए जवाबात में से वो वाला जवाब सही होगा जिसमें इज, आर या एम के साथ ING फॉर्म लगी होगी। दोस्तों अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम हो तो इसके साथ इज लगता है। अगर सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ एम और वी, दे, यू और जमा नामों के साथ आर लगाया जाता है। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में आप खुद ढूंढ लें कि कौन सा ठीक है। चलो फिर अगले जुगाड़ की बात कर लेते हैं। अगर जुमले के आखिर में लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और एगो वगैरह हो तो ये जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इन जुमलों में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हाँ, अगर ऊपर बताए गए अल्फाज जुमले में हों और जुमले में डिड भी मौजूद हो तो तब पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जुमला देखिए, ही डैश लेटर यस्टरडे। नीचे दिए गए ऑप्शन में आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। हाँ, एक और मजे की बात, 97% वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी? यार परेशान होना छोड़िए, इसका भी हल है। अगर ईडी वाले फॉर्म के साथ किसी भी किस्म की हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो तो ये दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगर इनके साथ किसी किस्म की हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो ये तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आप जानते होंगे, चलो मैं भी दस देंदा। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल वगैरह को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी ईडी वाली फॉर्म के साथ आ जाए तो फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना किया गया हो तो फिर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीवियस, यस्टरडे, लास्ट और एगो वगैरह जुमले के आखिर में मौजूद हों तो मगर इन्हीं जुमलों में डिड का भी जिक्र किया गया हो तो फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म की बजाय पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिड बजाते खुद सेकंड फॉर्म होती है और एक जुमले में सेकंड फॉर्म और डिड इकट्ठे नहीं आते। चलो अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ही डिड नॉट डैश लेटर 2 days ago। अब इसमें आपका पहला ऑप्शन ठीक है क्योंकि जुमले में डिड का इस्तेमाल किया गया है। चलो फिर अगली ट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर जुमले में ऑलवेज, वेरी मच, एवरी डे, डेली,
एवरी मॉर्निंग वगैरह हो तो ये जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इन जुमलों में या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगती है या फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल नाम ही, शी, इट हो तो आने वाले वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या जमा नाम हो तो इनके साथ आने वाले वर्ब सिर्फ पहली फॉर्म ही होती है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आई डैश हिम वेरी मच। अब नीचे 4 ऑप्शन में वो वर्ब जो कि सिर्फ पहली फॉर्म की शक्ल में है, इसका इंतखाब करें। और अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम हो तो इनके साथ आने वाले वर्ब में एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। चलो फिर देख लेते हैं। शी डैश क्लॉथ्स एवरी डे। अब यहाँ पर हमने वो वर्ब लगानी है जिसमें एस या ईएस लगा होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। अगर जुमले के आखिर में वेरी मच, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, एवरी नाइट वगैरह भी हो और इस जुमले में डू या डज लगा हो तो इस जुमले में आने वाले वर्ब सिर्फ पहली ही इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि ही डज नॉट डैश हार्ट। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि हमने देखा है कि जुमले में डज लगा हुआ है तो हमने डज के साथ पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह डू के साथ भी सिर्फ पहली फॉर्म असल हालत में लगती है। अगर जुमले में कोई आलमगीर सच्चाई पाई जाए तो ये जुमले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आलमगीर सच्चाई से मुराद है कि ऐसी बात जिसको कोई भी शख्स झुठला ना सके, जैसा कि सूरज मशरक से निकलता है। ये एक ऐसी बात है जिसको दुनिया का कोई भी शख्स झुठला नहीं सकता। अब हम इसी जुमले की मदद से इस ट्रिक को भी हल कर लेते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट। पहला ऑप्शन है राइज, दूसरा ऑप्शन है राइजेस, तीसरा ऑप्शन है राइज्ड, चौथा ऑप्शन है राइजिंग। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है क्योंकि सन सिंगल नाउन है, इसलिए इसके साथ एस या ईएस वाली फॉर्म इस्तेमाल हो गई। आपको बताते चले कि मेरे चैनल पर एस और ईएस वाली फॉर्म पर एक वीडियो पहले से अपलोड है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरे चैनल को विजिट करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 6 ट्रिक्स की मदद से यह बात साबित की है कि कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ सिर्फ एस और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ईएस लगता है। चलो फिर हम अगली ट्रिक की जानिब बढ़ते हैं। अगर जुमले में ऑलरेडी का जिक्र हो तो ये जुमले अमूमन पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये जुमला है, आई ऑलरेडी डैश अ लेटर। नीचे दिए गए ऑप्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए इसको ही क्लिक करें। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की जानिब। अगर जुमले में नेक्स्ट या टुमारो का जिक्र हो तो आपने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें विल या शैल लगा हो, मगर दोनों में से किसी एक का बेइंतखाब बड़े एहतियात के साथ कीजिएगा, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है। जैसा कि ये जुमला देखें, शी डैश गो टू स्कूल टुमारो। अब नीचे 4 ऑप्शन में से हमने ऊपर दिए गए सब्जेक्ट का ख्याल करते हुए सिर्फ विल वाले ऑप्शन को ही क्लिक करना है। अब हम शैल वाला भी एक जुमला देख लेते हैं। वी डैश क्रिकेट नेक्स्ट डे। अब वी आया है तो इनमें से वो वाला ऑप्शन ठीक है जिसके साथ शैल लगा हुआ है। चलो अगले ट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर जुमले में सिंस या फार हो तो आपको हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी या हैड बीन प्लस आईएनजी, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा, तो आप इन तीनों में से दिए गए किसी एक ऑप्शन को सही लगा सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सिंस और फार वाले जुमलों को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज प्लस थर्ड फॉर्म के साथ भी दिया गया होता है, तो इनमें से भी कोई एक ऑप्शन आपको ज़रूर दिया गया होगा, तो आप इनको भी सही तस्लीम कर सकते हैं।
और आपको ये भी बात बताते चलें कि अगर ही, शी, इट का जिक्र हो तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आई, वी, दे, यू और जमा नामों का जिक्र हो तो उनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और हैड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जा सकता है। चलें फिर हम सिंस और फॉर वाले जुमले में आईएनजी वाली ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। शी डैश सिंस मॉर्निंग। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही ऑप्शन है वो पहले नंबर वाला है। अब हम इसी जुमले को थर्ड फॉर्म वाले तरीके से भी देख लेते हैं। शी डैश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है क्योंकि इसने हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।